शुरू करें, एक बार रिवाइज करते हैं। कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग? प्लानिंग कमीशन, पुराने प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़े थे। सर्वोदय प्लान था और क्या क्या प्लान था? सारा प्लानिंग के बारे में अभी आप लोग से अगर पूछ ले तो बता देंगे। सर्वोदय प्लान किनका दिया हुआ था? क्या उनका इंस्पिरेशन क्या था? और गांधीयन फिलॉसफी क्या था? स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। और हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में किस प्लान में बात किया गया था? बॉम्बे प्लान के अंतर्गत कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बताइए। ठीक है, वो हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करने की बात कब आया था? 1944 में। फर्स्ट और सेकंड प्लान के बारे में बताए थे आप लोगों को कि फर्स्ट प्लान कैसे एग्रीकल्चर पे, हैरल्ड डोमर मॉडल। हैरल्ड डोमर कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे। और क्या किस बारे में वो बात किए थे? मैम आप कुछ पढ़ रहे हैं फ़ोन पे? अच्छा ठीक है, अभी रख लीजिए, जो बता रहे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, हैरल्ड डोमर किस चीज़ के बारे में मेनली इंपॉर्टेंस दिए थे? कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में, कि ग्रोथ ऐसे होना चाहिए कि सबका ग्रोथ हो, सेविंग्स हो तो वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो, और कैपिटल एक्यूमुलेशन हो जिससे सबका प्रॉफिट हो और सबका विकास हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्लान के बारे में हम लोग पढ़े थे कि थर्ड प्लान क्या हुआ था हमारा, बुरी तरीके से फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था? वॉर की वजह से। इंडिया पाकिस्तान वॉर या इंडिया चाइनीज वॉर। एक मिनट हमको टाइम, अच्छा एक मिनट थोड़ा हमको टाइम दीजिए। हेलो हेलो, हाँ हाँ एक सेकेंड, हम आपको 1 मिनट बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि सेकंड थर्ड प्लान जो है हमारा क्यों क्या हुआ था, फेल हुआ था। ठीक है, थर्ड प्लान के बाद ये बोला गया कि अब हम लोग एक हॉलीडे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था की हमारी स्थिति खराब थी वॉर के कारण या और सब चीज़ों के कारण, कि ऐसे लगा कि नहीं, अब हम लोगों को थोड़ा सब्र से और थोड़ा आराम से काम करना चाहिए। तो उसके बाद हमारा क्या आया, 3 एनुअल प्लान। ठीक है, एनुअल प्लान के मतलब कि एक एक साल का प्लान। ऐसे पंचवर्षीय योजना थी ना, तो पंचवर्षीय योजना कब से कब चल रही थी? 5 साल के लिए चल रही थी। लेकिन यहाँ तक आते आते जब इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, तो लगा कि नहीं, अब थोड़ा आराम से काम करते हैं, क्योंकि युद्ध के बाद तो स्थिति ऐसे भी खराब होती है, उसके बाद उठना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये 3 साल का हमारा क्या हुआ था, एनुअल प्लान आया था। अब आप सोचेंगे कि हम लोग क्यों, प्लानिंग कमीशन तो चला गया है, लेकिन हम लोग प्लानिंग कमीशन के बारे में क्यों पढ़े, इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है जानना? क्योंकि प्लानिंग कमीशन कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में बताता है कि किस किस प्लानिंग कमीशन में कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हुई थी। तो ये जो 3 एनुअल वार्षिक प्लान जो था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। सबसे पहले तो खाद्य पदार्थ की बहुत ज़्यादा कमी थी, लोगों को खाने की भी किल्लत हुई थी। ठीक है, तो इसी वक्त हमारे यहाँ हरित क्रांति का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसी वक्त आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग एक बीज का नाम सुनते हैं जिसको क्या बोलते हैं, HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी। कि मतलब वो बीज ऐसे होते थे जो कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते थे।
ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि क्या थर्ड एनुअल प्लान्स में कुछ हुआ था, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ था, हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति के अंतर्गत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, HYV सीड्स, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी। क्योंकि ऐसा था कि लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ठीक है, नहीं ये हाई यील्डिंग वैरायटी, हाइब्रिड दूसरा होता है। HYV यानी मतलब हाई यील्डिंग का मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता, कम जमीन में भी अगर आप वो बीज डालेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा चीज, क्योंकि उससे पहले मोस्टली नेचुरल फार्मिंग्स होता था, केमिकल्स का उतना यूज नहीं होता था। लेकिन जहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, क्या हम लोग वहाँ देखेंगे कि केमिकल यूज करना ठीक है या नहीं है, नहीं देखेंगे ना। पहले तो हम लोग ये करेंगे कि चलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी हो, कि ज्यादा से ज्यादा लोग खा सके, ठीक है। तो हालांकि जैसे कि फूड शॉर्टेज था, इसी वजह से उस वक्त क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन हाई यील्डिंग वैरायटी लेके कौन आए थे, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, इनको बोला जाता है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के जो है जनक माने जाते हैं। पर इंडिया में किनको बोला जाता है, MS स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता जनक बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि 3 एनुअल प्लान्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 एनुअल प्लान। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये कब कब हुआ 3 एनुअल प्लान्स, अगर कोई आपसे डेट पूछे तो क्या बोलेंगे, 1966 से 69 के बीच में। क्यों उस वक्त पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी, तो क्या बोलेंगे, वॉर के कारण हमारी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत खराब थी, इस वजह से हम लोग क्या लेके आए थे, 3 साल का वार्षिक। अच्छा आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है लिख लीजिए। नॉर्मन बोरलॉग नाम है, हाँ वो, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको बोला जाता है। पर इंडिया में किसको बोला जाता है, MS स्वामीनाथन को। तो यहीं से फिर हमारी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी भी शुरू हुई थी कि कैसे भी करके हमें फूड प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, हो गया, नोट हो गया, चलिए। इसको प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि थर्ड प्लान जो है वो हमारा फेल हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, हम लोग इम्फेसिस किस पे किए थे, एग्रीकल्चर पे, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, एक्सपेंशन, इन सब चीजों पे हमारा ज्यादा जोर था, ठीक है। तो ये किस में आया, क्योंकि इसमें कोई टारगेट सेट नहीं किया हुआ था, क्योंकि हम लोग नेगेटिव में चल रहे थे उस वक्त, तो हम लोग कैसे कोई टारगेट सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या आया, 4th ईयर प्लान आया। तो 4th में क्या बोला गया ना कि ग्रोथ तो करना है, लेकिन साथ साथ हमें स्टेबिलिटी भी लानी है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि एक सेक्टर में ग्रोथ कर रहे हैं दूसरे सेक्टर में ग्रोथ नहीं, क्योंकि इतना हलचल ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी में हो रहा था कि स्टेबिलिटी की जरूरत हमें ज्यादा थी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है क्या, स्थिरता, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि फोर्थ 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। लेकिन इस वक्त भी बहुत सारी चीजें, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आ गया था, बांग्लादेश के रिफ्यूजी, इंडो पाक वॉर तब भी तो हुआ था, 1971 में भी तो इंडो पाक वॉर हुआ था। और इसी वक्त हम लोग सुने थे, क्या कुछ कह रहे हैं, ठीक है। और 4th ईयर, एक सेकंड मुझे खुद से लिखने दीजिए,
शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, लिख लिख के आपको ये चीज समझाएंगे। तो कब से कब ये चला? 1969 से 74 के बीच में चला। इसका अचीव फोकस क्या था? ग्रोथ विथ। इस वक्त की प्राइम मिनिस्टर कौन थी आप लोग? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो था ही, उसके बाद हमारा 1971 का वॉर भी था। आप लोगों ने वो इंदिरा गांधी कंगना रनावत वाली नई मूवी देखी है? कंगना रनावत वाली इंदिरा गांधी की नई मूवी, ठीक है। ये हुआ MRTP 1969। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, एक फेरा नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आप लोगों ने सुना होगा, वो उस वक्त आई थी। फेरा के साथ साथ हमारी क्या आई थी? MRTP भी आई थी। फेरा को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। हमारी इकोनॉमी तब तक क्या थी? बहुत ज्यादा ओपन नहीं थी। कल ओपन इकोनॉमी के बारे में बताए थे ना, और MRTP आई थी। हाँ बोलिए। मोनोपोलिस्टिक, रिस्ट्रिक्टिव एंड हाँ, ये भी एक तरीके का एक्ट था। मोनोपोली मतलब समझते हैं क्या? किसी भी चीज पे एकाधिकार, मेरा ही मतलब, कोई अगर मार्केट में कोई ऐसी कंपनी है जो बस वही बेच रही है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट का मोनोपोली किस चीज के ऊपर है? रेलवेज के ऊपर। कोई प्राइवेट कंपनी है जो इंडियन रेलवेज में है? नहीं, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली, ठीक है। और मोनोपोली को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, जरूरी होता है। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि जियो जो है हर चीज में अपना मोनोपोली लेके आए, क्योंकि मोनोपोली की वजह से क्या होता है, फिर वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करेंगे। सब कुछ वो अपने, जब जियो नई नई मार्केट में आई थी तो फ्री में आपको डेटा दे रही थी, लेकिन आज के टाइम में देखिए, ठीक है। लेकिन हम भी क्या हुए, आज के टाइम में ज्यादा कस्टमर्स किसके हैं? उस वक्त टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, इतनी सारी, वोडाफोन, आइडिया, इतनी सारी कंपनीज थी, लेकिन अब कहाँ है? कोई भी वैसी कंपनी नहीं है। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये एक्ट आया था। जानना बस जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई हुआ था तो ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ये मनी एंड बैंकिंग में भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण निजी बैंकों का। तो 14 ऐसे बैंक थे जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब पूछा जाए कि सबसे पहले कब, जैसे कि बैंक्स जो थे वो प्राइवेट थे, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको अपने अंडर लेके नेशनलाइज की थी, ताकि गवर्नमेंट को पता चले फंड्स कितने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी गवर्नमेंट कोई योजना लाती है तो वो किसके थ्रू काम करती है? जनधन योजना किसके थ्रू काम कर रही है? बैंक के थ्रू काम कर रही है ना। आप बैंक में जाएंगे, बैंक में आपका पैसा आएगा। ऐसे तो गवर्नमेंट आपको आके हाथ में तो पैसा देगी नहीं। तो इसी वजह से बैंकों का नेशनलाइजेशन करवाना बहुत जरूरी था, राष्ट्रीयकरण करवाना बहुत जरूरी था, ताकि गवर्नमेंट जो है वो लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हुआ किसमें? हमारा 4th 5 ईयर प्लान में। तो अगर कोई पूछे 4th 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई थी, तो क्या बताएंगे? फेरा बताएंगे, MRTP बताएंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ, ठीक है। कब हुआ था? 1969। और कितने सारे बैंक को नेशनलाइज किया गया था? 14th बैंक को नेशनलाइज किया गया था। ट्रेड पॉलिसीज, हाँ,
ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, वो आप लोगों ने देखा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो है वॉर, वो उसी में वो मिसाइल जो भेजा गया था ना, जो बहुत फेमस होता है, रवीना टंडन और हाँ इंदिरा गांधी जो है उसको फाइट की थी, तो ये वॉर हुआ था। ये तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना जो वॉर है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 1974 से 79 में आया हमारा 5th 5 ईयर प्लान। इस वक्त भी क्या, देखिए यहाँ पे भी 4th 5 ईयर प्लान में भी हमारा क्या था, 5.7 ग्रोथ अचीव करने की बात हुई थी, पर अचीव हुआ नहीं था। अचीव कितना हुआ था, 3.3। ठीक है, अब उसके बाद फिर 5th प्लान की बात हुई। 5th प्लान में भी क्या था, इंदिरा गांधी ही थी, इमरजेंसी का टाइम आया था। इमरजेंसी के बारे में आप लोगों को पता है? पता है क्या पता है इमरजेंसी के बारे में, कुछ भी बताइए। प्रेस पे कंट्रोल किया गया था, ठीक है, कि प्रेस पे, इंडियन प्रेस पे कंट्रोल किया गया था। और उसी वक्त जो है हमारा सबसे ज्यादा चला था पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, ठीक है, नसबंदी लोगों का, आदमियों का खास करके पकड़ पकड़ के करवाया जाता था, क्योंकि इंदिरा गांधी को लग रहा था कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, तो पूछा वूछा नहीं जाता था। तो उस वक्त अचानक से बहुत पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी हमारी, तो इंदिरा गांधी को लगा था कि जो हमारा जनसंख्या ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे फैमिली प्लानिंग वो लेके आई थी और पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हुई थी, जिसमें आदमियों का नसबंदी करवाया जाता था। तो सबसे बड़ा नारा इस वक्त वही था, गरीबी हटाओ। लेकिन हुआ क्या, इमरजेंसी की वजह से देश में इतना ज्यादा उथल पुथल हो रहा था कि 1978 में कौन सी गवर्नमेंट आई, जनता गवर्नमेंट आई, और इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, 1978 के बाद। तो 5th प्लान के बारे में लिख लीजिए। ये लिखा हुआ टर्मिनेटेड आफ्टर जनता पार्टी केम पावर इन 1978। ठीक है, पॉवर्टी को हटाने का ट्रिकल डाउन अप्रोच समझते हैं? ट्रिकल डाउन अप्रोच किसको बोलते हैं? ट्रिकल डाउन अप्रोच का जनरली मतलब होता है कि अगर सरकार यहाँ 100 रुपए भेज रही है तो ये नीचे आते आते तक 20 ना हो जाए, मतलब 20 में जा जाके कट ना जाए। तो ट्रिकल डाउन का मतलब होता है बॉटम डाउन इफेक्ट, कि यहाँ से सरकार, सेंटर आपको नीचे फंडिंग भेज रही है और वो नीचे के तबके तक पहुंचनी चाहिए। जो एकदम गरीब से गरीब इंसान है उस तक भी सरकार की जो भी पॉलिसीज है या जो भी फंडिंग है वो वहाँ पे पहुंचनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जिसकी बात की थी इंदिरा गांधी ने। अब आया रोलिंग प्लान, जनता गवर्नमेंट आया था। तो रोलिंग का मतलब होता है कि एक साल हम लोग प्लान करेंगे, फिर देखेंगे कि वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। जो 3rd एनुअल प्लान था वो एक तरीके का मजबूरी थी हमारा करना, लेकिन जब जनता गवर्नमेंट आई तो उनको लगा कि नहीं, कुछ स्पेशल करके देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक साल का रोलिंग प्लान बनाया। ठीक है, तो ये हुआ 2 साल के लिए हुआ था, 1978 से 80 के बीच में। उससे पहले क्या था, 5th 5 ईयर प्लान था। तो अब जब 2 साल के लिए कोई गवर्नमेंट आई तो उनको लगा उनका अपना खुद का एम्बिशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो उनको क्या क्या लगा कि क्या हम अचीव कर सकते हैं, ये इनका फोकस था। नेशनल इनकम को बढ़ाना है, क्या एम्प्लॉयमेंट पे इन्होंने फोकस किया था, और 2 साल के लिए ही था, तो इसका कोई खास ये है नहीं। बस ये आपको पूछा जा सकता है कि रोलिंग प्लान कब आई थी और किस गवर्नमेंट के अंतर्गत आई थी। ठीक है, ये सवाल में आपका आ सकता है, और आता ही है रोलिंग प्लान। इसका कोई टारगेट भी डिफाइंड नहीं है। उसके बाद हमारा आया 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान का डेट देख लीजिए, 1980 से लेके 85 के बीच में था। ठीक है, अब 6th 5 ईयर प्लान में जो दिया हुआ है कि नेशनल इनकम को बढ़ाना था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना था, रिड्यूस पॉवर्टी करना था, अनएम्प्लॉयमेंट कर, ये तो कहीं ना कहीं सब गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो ऐसा स्पेशल क्या हुआ था इस प्लान के टाइम पे? इस प्लान के टाइम पे नाबार्ड आई थी। नाबार्ड पता है?
नाबार्ड का कोई फुल फॉर्म बताइए, बताइए बताइए। तो अगर हम कौन सी प्लान में भी हम लोग चल रहे हैं, 6 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो 6 5 ईयर प्लान की दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तीन एक्चुअली। एक है नेशनल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसका डेट मेनली आपसे किस प्लान के तहत आएगा वो पूछा जाता है, जिसको एनआरईपी भी बोलते हैं। दूसरा हुआ नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। नाइनटीन 1982 में आई थी। अरे फोन से ही देख के बता दीजिए। कम से कम इस वक्त फोन से देख के बताएंगे, याद तो रहेगा आप लोगों को। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अगर कोई पूछेगा कि नाबार्ड, अब डायरेक्टली आपसे एक सवाल तो मान लीजिए कि एसएससी वगैरह में पूछ देगा कि नाबार्ड कब आई थी, ठीक है, 1980 पर। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाए किस कमेटी के अंडर आई थी, मतलब कौन से ऐसे कमेटी का गठन हुआ था जिन्होंने डिसाइड किया था कि एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाए और एग्रीकल्चर को लेके एक बैंक बनाया जाए। तो उस कमेटी का नाम था शिवरमन कमेटी। कौन सी कमेटी? शिवरमन कमेटी, ठीक है। तो ये 1980 से 85 के बीच में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आएंगे 7 5 ईयर प्लान में, 9, और इसका ग्रोथ बहुत अच्छा था बाय द वे, सॉरी। ये 5.2 का टारगेट रखा गया था और अचीव कितना हुआ था? 5.7। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि हमारे देश का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट क्या था, किसी को याद है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट क्या था? 2.1। और अचीव कितना हुआ था? 3.6 था कि 8 था? 3.6 था, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे करके देखेंगे कि हाँ, और उसके बाद जैसे कि 14 नेशनल प्रोग्राम एनआरईपी, ठीक है। उसके बाद 1980 में हमारा एक और चीज हुआ था, सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है। 1980 में फिर से जो बैंक्स बची थी उसको नेशनलाइज किया। फर्स्ट कब हुआ था? कितने सारे बैंक्स का हुआ था? 14। और सेकंड कब हुआ? इसमें नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, सॉरी, नंबर इसमें 1980 में फिर क्या हुआ? फिर से नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ 1980 में, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना कि नाबार्ड भी उसी वक्त आया और इसी वक्त नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी चलना है। तो किसके थ्रू गवर्नमेंट काम करेगी? बैंक होना चाहिए। जो पब्लिक बैंक होता है वो क्या करता है? वो बेसिकली आपको सर्व करने के लिए होता है, ठीक है। गांव में भी होता है, वो क्या होता है? बेसिकली आपको सर्व करने के लिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। जैसे झारखंड में अभी कोई मैया योजना आया है ना, जिसमें लड़कियों को पैसा, तो कैसे जाएगा पैसा? बैंक के थ्रू ही तो जाएगा। जनधन योजना, बहुत सारी योजना है, यहाँ बिहार में भी होगा। तो किसके थ्रू जाता है वो? बैंक के थ्रू। जब हम लोग 10th मैट्रिक में बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जब हम लोग फर्स्ट आए थे तो हम लोग को 10,000 मिला था, बैंक से मिला था। फिर आपको साइकिल के लिए 2,000 मिला, किसके थ्रू मिला? बैंक के लिए मिला। तो इसीलिए बैंक का नेशनलाइजेशन करवाना बहुत जरूरी होता है सोशल वेलफेयर के लिए। चलिए, इसके बाद हम लोग आएंगे 7 5 ईयर प्लान में, ठीक है।
तो 7 5 ईयर प्लान्स के बारे में हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका भी ये भी बहुत अच्छे से अचीवमेंट हुआ था। मतलब इमरजेंसी के बाद जनता गवर्नमेंट आई, उसके बाद गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना शुरू करी। पता था कि अगर नहीं करेंगे तो सत्ता से हट जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद 6 हो गया था, 7th हो गया था ना, 7th पे आए थे। 7 5 ईयर प्लान आया जिसमें हम लोग बात इसमें ना 7 5 ईयर प्लान में प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा प्रोत्साहित करने का कोशिश किया गया था, ठीक है। क्योंकि ये देखिएगा इसके बाद ही हम लोगों का क्या होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी होगा। एलपीजी पॉलिसीज भी इसके बाद ही आई थी। तो 7th प्लान में क्या हुआ, इतना टारगेट रखा गया था और इतना अचीव हुआ था। इसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन, लेकिन अगर पूछा जाए कि 7 5 ईयर प्लान का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सभी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव करने का। अब बहुत ज़रूरी है हमारा 8 5 ईयर प्लान। 8 5 ईयर प्लान का डेट देखिए, ये आपका यहाँ से 90 चला, ये 1992 से 7 हुआ, एक साल का गैप हुआ। उस 1991 में क्या हुआ था बताइए? एलपीजी आई थी, राव मनमोहन मॉडल जिसको बोला जाता है। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था कि इंडिया के इकोनॉमी को हम लोग खोल देते हैं वर्ल्ड के इकोनॉमी के सामने। उस वक्त कैसा हुआ था ना कि 1992 से 1997 के बाद में हमारी मिस वर्ल्ड बनी थी ऐश्वर्या राय, मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन। तो लोग ये बोलते हैं कि ये जानबूझ के उनको बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वो ब्यूटी की ब्रांड्स होंगी, इंडिया नया नया वर्ल्ड मार्केट में खुला था, तो नई नई कंपनीज जो है वो आएंगी इंडिया में। और नए नए हम लोग सुने कि क्या है कि मिस यूनिवर्स बन गई है, एक ही बार में इंडिया की भी, मिस वर्ल्ड भी बन गई है। तो लोगों का ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा। तो जो वर्ल्ड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उनको इंडिया में मार्केटिंग करने का ज़्यादा अवसर प्राप्त होगा। ये एक थ्योरी बताया जाता है, क्योंकि इंडिया नया नया वर्ल्ड मार्केट में खुला गया था, इसीलिए हमारे देश से ही मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनाए। पर खैर हम ये बिलीव नहीं करते हैं, हमारी दोनों, ठीक है। तो ये एक थ्योरी रखा जाता है कि क्योंकि जो भी होता है ना हमारी दुनिया में, उसके पीछे का कुछ ना कुछ मोटिव जरूर होता है, खास करके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हम अलग से लिखते हैं। डेट बताइए इसका जल्दी से। गैप हुआ था यहाँ पे, वो 1990 में ही खत्म हो गया था, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या आया था, एलपीजी पॉलिसी 1991 में आया था। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसको बोला जाता है मनमोहन प्लान, क्योंकि उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह, और राव कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा डेयरिंग स्टेप लिया कि इंडियन इकोनॉमी को खोल देते हैं। पहले आप लोग को याद होगा बाइक भी सिर्फ हीरो की आती थी, हीरो होंडा की नहीं आती थी, ठीक है, क्योंकि हीरो इंडिया की कंपनी थी, होंडा क्या है, बाहर की कंपनी है, ठीक है। उससे पहले का ये चीज है कि इंडिया में ही कैंपा चलता था, अपनी कंट्री के चलता था, फिर क्या कोको कोला आने लगा, फिर कैंपा कोला आने लगा, यानी बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ आने लगी, ठीक है। हमारे यहाँ मिलके जो भी है कोलैबोरेट करना शुरू कर दी। तो ये बहुत डेयरिंग स्टेप था इन दोनों का, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि हम लोग शुरू से ऐसा हुआ है कि जब भी कोई हमारे कंट्री में आया है तो हमें लूट के ही गया है, ठीक है।
लेकिन उससे पहले भयानक रिसेशन डिप्रेशन चल रहा था, तो मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने बोला कि खोल देते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन करना भी शुरू करते हैं, ठीक है, हर चीज़ गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी कर देते हैं, ठीक है। तो और लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि अगर हम पहले भी आप लोग को ये चीज़ बताया है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है तो आपको 10 तरीके से के प्रोसेस से जाना गुजरना ना पड़े, क्योंकि पहले क्या था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, तो उसको हटाने के लिए क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। स्कैम 1992 देखें आप लोग, हर्षद मेहता वाला सीरीज, उस सीरीज में उन्होंने पीएम को भी वो किया था, बताया था कि इसमें वो भी शामिल हैं। हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा लूप होल्स था कि बताया गया कि कहीं ना कहीं पीएम भी इसमें शामिल थे, पूरा क्लियरली बताया नहीं गया, लेकिन ये चीज़ दिखाया गया। और हर्षद मेहता ने कुछ नहीं किया, जो ऑलरेडी लूप होल था हमारे मार्केट में उसी का उन्होंने क्या किया, फायदा उठाया। उसके बाद हमारी क्या आई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आई, सेबी क्या करती है, यही जो हमारे स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो इतना सारा चीज जो हुआ था ये 8-5 ईयर प्लान के समय हुआ था। सोचिए हमारी इकोनॉमी के लिए उस वक्त कैसा टाइम रहा होगा, है ना। पहले की अगर आप टीवी वगैरह भी देखें तो ओनिडा की होती थी, उससे पहले की भी देखें तो जो इंडियन कंपनी है सिर्फ वही, उसके बाद सैमसंग, सैमसुई, एलजी, सारी कंपनीज उसके बाद इंडिया में आना शुरू हो गई। आपको पता है लैक्मे कंपनी का पुराना नाम क्या है, पीटर इंग्लैंड, ये भी इंडियन कंपनीज है। इनका नाम इंग्लिश ऐसे रखा जाता था क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि जो बाहर की कंपनीज है वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज जैसे पीटर इंग्लैंड हो गई, लैक्मे का नाम पहले लक्ष्मी था, उसको इम्प्रूव कर करके लैक्मे किया गया, ताकि लोगों को अभी भी, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ है कि कोई चीज़ बाहर से है तो वो ज़्यादा अच्छी है, लोरियल पेरिस की चीज़ें ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू लैक्मे, इसलिए इन सब चीज़ों का नाम इंग्लिश में रखा जाता था। तो पीटर इंग्लैंड आपकी इंडिया की ही कंपनी है, नाम सिर्फ उसका पीटर इंग्लैंड है ताकि लोग अट्रैक्ट हो। चलिए ये चीज हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद आई हमारी क्या, 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हुआ था, हमने सेट क्या रखा था 5.6 और अचीव क्या हुआ 6.8, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा ऐसे, क्योंकि हमारे जो मनमोहन सिंह थे उनको पता था कि इकोनॉमी को कैसे हैंडल करना है, तो ऐसा ऐसा वो प्रोग्राम लेके आते थे जिससे हमारी जीडीपी बढ़े और हमारे इकोनॉमी का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो और ग्रोथ हो, ठीक है। उसका 9th 5 ईयर प्लान आया, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान का मान लो इसमें भी बोला क्या, एफडीआई प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि अभी तुरंत तुरंत हम लोग एलपीजी होते, ऐसा नहीं है कि अब हमने एलपीजी का इस्टेब्लिश किया तो उसका असर तुरंत देखने को मिल गया, ऐसा वो भी टाइम लगता है, ठीक। कितनी सारी कंपनियां अभी भी हैं जो कि इंडिया में नहीं है लेकिन जो कि बाहर अच्छा कर रही है। तो ये 9th 5 ईयर प्लान था। 9th 5 ईयर प्लान का जो हम लोग टारगेट रखे थे 6.5 या 5.4, क्यों हुआ था ऐसा, कुछ याद है इस वक्त क्या हुआ था ऐसा? भुज में भी अर्थक्वेक आया था, भुज में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद आपका ये हुआ था उड़ीसा में भी साइक्लोन, सबसे बड़ा साइक्लोन बोला जाता है,
इस वजह से क्या हुआ था कि हम लोग अचीव नहीं कर पाए थे, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बाहर की कोई कंपनी जो है वो हमारे प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करने का कोशिश कर। एफडीआई को लेके एक बार हुआ था, आप लोग को याद है कि जो वॉलमार्ट की कंपनी इंडिया आना चाहती थी, जिसमें 49 और 51% का शेयर का बात किया गया था कि उनका शेयर 49% रहेगा और हमारा क्या रहेगा 51% का। तो हमारी गवर्नमेंट तब मनमोहन सिंह का ये कहना था कि ठीक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग इंडिया में आने देते, क्योंकि तब जरूरत था, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी हमारे यहाँ पे वैसी, और उतना हमारा इकोनॉमी ग्रो भी नहीं कर रहा था, जबकि हमारे यहाँ कैपेसिटी पूरी की पूरी थी, ठीक है। तो ये 9th 5 ईयर प्लान हो गया, ये आप लोग देख लीजिएगा, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी, ग्रोथ विद इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक सेक्टर को हम लोग को नहीं विका, अभी जैसे कि हम बताए थे टॉप 10% के पास 40% हमारा वेल्थ है, ठीक है। सिर्फ अडानी अंबानी यही लोग नहीं है देश में, नीचे तबके के लोग भी हैं। तो ग्रोथ हमें ऐसा करना है कि नीचे से उठाना है, ठीक है, सिर्फ ऊपर के लोगों का ही ग्रोथ नहीं होना चाहिए। तो ये था। उसके बाद हमारा आया 2002 से 7 का प्रोग्राम। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ कुछ नई नई चीज़ें ऐड हुई थी, जैसे इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी? हाँ, जो बच्चे, ऐसा औरतों की स्थिति इतनी खराब थी कि बच्चे पैदा होते थे और मर जाते थे, या फिर माता जो हमारी थी, जो हमारी मदर्स थी, वो बच्चे देने के प्रोसेस में उनकी डेथ हो जाती थी। और ये बहुत कॉमन था। क्यों कॉमन था? क्योंकि लोग बोलते थे डिलीवरी घर में ही करवाओ। हेल्थ फैसिलिटीज वैसी थी नहीं, लोगों का पुराना अपना सोच था इस हिसाब का। तो बच्चे को टीकाकरण ये सब भी नहीं होता था, अपने हिसाब से लोग काम करते थे। तो इस प्लान में मेन हमारा क्या फोकस किया गया कि हम लोगों को इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब अब हम लोग बढ़ रहे थे। अब पहले से देखिए क्या हुआ, फूड प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब उसके बाद हम लोग अब हेल्थ की तरफ थोड़ा सा जाने का फोकस किए, क्योंकि जब आपके पेट में अनाज रहेगा उसके बाद ही आप बाकी चीज़ों के बारे में भी सोच सकेंगे, ठीक है। तो इसमें बात की गई कि कैसे जेंडर गैप का भी देखिए यहाँ, तो ये सब टर्म हम लोग पहली बार देख रहे हैं। इतने सारे प्लान्स में कहीं हम लोग देखे ये चीज़ कि जेंडर गैप, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये सब कहीं हम लोग देखे। क्लीन वाटर, लिटरेसी, ये सब क्या हुआ हमारा 2002 से आना शुरू हुआ, ठीक है। इसका भी ग्रोथ रेट चलिए 7.6 भी कम नहीं होता, 8 पॉइंट का। फिर हमने क्या किया ना कि हम लोग टारगेट ज्यादा रखने लगे, लेकिन जो अचीव हुआ ऐसा नहीं है कि वो कम हुआ है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ। उसके बाद हमारा आया क्या 11/5, एक सेकंड रुक जाएगा, 10th 5 ईयर प्लान के बारे में हम बता रहे थे ना आप लोग को। देखिए 10th 5 ईयर प्लान में एक चीज ये भी हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई थी, ठीक है। 10th 5 ईयर प्लान में ऐसा हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो कम हुई थी। और इसका श्रेय हम लोग किस चीज को देंगे? एलपीजी पॉलिसीज को देंगे, ठीक है, एलपीजी पॉलिसीज को देंगे। उसके बाद 11/5 ईयर, ये तो हाल फिलहाल की चीजें हैं, 2007 से 12, ज्यादा पुरानी तो है नहीं, वैसे है पुरानी, 12-13 साल पुरानी, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा पुरानी भी नहीं है, ठीक है। तो 7 से 12 के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखें, ये टर्म्स आपको याद करना है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव का मतलब समझते हैं, सबको इंक्लूड करना, समझ में आया कि ऐसा ग्रोथ करना है कि मिल बांट के करना है, ठीक है, सबको इंक्लूड करके हम लोग को करना। इस वक्त ही क्या आया हमारा? नरेगा आया, ठीक है। नरेगा का फुल फॉर्म बताइए, बताइए बताइए, तेज बोलिए, तेज बोलिए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ये था हमारा नरेगा। अच्छा 11/5 ईयर प्लान के टाइम पे ऐसा हुआ था ना कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था, पूरे वर्ल्ड रिसेशन, डिप्रेशन चल रहा था, इवन यूएसए में भी। उसका रीजन क्या था, किसी को पता है?
आप लोगों ने सुना होगा कि रघुराम राजन ने तब का रिसेशन को, डिप्रेशन को फोरकास्ट किया था, ठीक है। तो पूरी के पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में असर पड़ा था, पर इंडिया पे असर नहीं पड़ा था। इंडिया और चाइना की ऐसी इकोनॉमी थी जहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, जहां चीजें और ज्यादा प्रोस्पेरस हो रही थी। सबसे पहले तो रिसेशन का काम था, रीजन था हाउसिंग बबल बोलते हैं जिसको, कि जो हाउसेज है यूएसए में वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलना शुरू हो गए थे, तो सबके सब लोन लेके बैठ गए थे, ठीक है। तो सबके सब भी अगर लोन लेके बैठ जाएंगे लो इंटरेस्ट ऑफ रेट में, इकोनॉमी के लिए सही चीज है ये? बिल्कुल सही चीज नहीं, आपको लौटाना तो है ना। और बैंक भी जो है आपका प्रॉफिट पे ही काम करती है, चाहे वो नेशनल बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। तो उसको हाउसिंग बबल बोलते हैं, मतलब सबके सब खुश हैं कि हमें, बोलते हैं ना कि बबल में मत रहो, ठीक है। तो जब हाउसिंग बबल ब्रेक हुआ तो पूरा का पूरा रिसेशन आया, लेकिन इंडिया में इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी खुली तो थी मगर अभी भी उतनी नहीं खुली थी, समझ में? अभी भी हम लोग वर्ल्ड पे उतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। 1991 में हमारी इकोनॉमी खोल दी गई वर्ल्ड पे, लेकिन ये सोचिए कि अभी भी हम लोगों को बाहर की दुनिया से उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, हम लोग टोटली डिपेंडेंट नहीं थे बाहर की कंट्रीज पे। इसी वजह से इंडिया और चाइना जो थी वो ग्रोइंग इकोनॉमी थी, तो जब वो ग्रोइंग है, उतना ज्यादा बाहर पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो कैसे इस पर असर पड़ेगा? तो इसके लिए मनमोहन सिंह को बहुत ज्यादा प्रेज भी किया गया था कि जब पूरी इकोनॉमी रिसेशन में और डिप्रेशन में चल रही थी, तब इंडियन इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही थी। एग्रीकल्चर बेस भी, और नई नहीं खुल रही थी ना। आप ये सोचिए, जब आपका बेस ही यहाँ पे होगा तो आप यहाँ से यहाँ कैसे आ सकते हो? ठीक है, आप थोड़ा सा भी अगर ऊपर उठ रहे हैं तो आपके लिए क्या है? ग्रोथ ही है, ठीक है। तो ये चीज हुई थी। फिर आया आपका 12 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 के बीच में। 12 इसमें सिर्फ एक वर्ड याद ध्यान देना है, सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल का मतलब सतत होता है, शायद हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, सस्टेनेबल का मतलब होता है अपने आज की जनरेशन के जरूरतों को पूरा करना बिना फ्यूचर की जनरेशन को नुकसान पहुंचाए हुए, ठीक है। तो जब 2012 से 17 में दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी, ये भी आपको पता है, इस बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई थी, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी, तो इन्होंने नया वर्ड लगाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि अपनी जरूरतों को पूरा करना है बिना फ्यूचर जनरेशन का नुकसान किए हुए। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? कल बताए थे, कल बताए थे महालनोबिस मॉडल किस मॉडल को बोला, किस प्लान को बोला गया था? सेकंड 5 ईयर प्लान था। और सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे था? हैवी इंडस्ट्रीज पे था। पहला हम बोले थे एग्रीकल्चर था, फर्स्ट प्लान जो था वो एग्रीकल्चर पे था। सेकंड क्या था? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोलिए बोलिए, आप बताइए क्या होगा? हाँ, ए, ठीक है। तो समझ, ये किस प्लान के बारे में बात कर रहा है? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के बारे में कुछ बताए भी थे। ठीक है, याद है ना? चलिए, नीति आयोग तो अभी बताया नहीं है। अब ये देखिए, चलिए इसमें क्या सही होगा, इसका आंसर बताइए।
क्या बोले इसका आंसर क्या होगा? 1, सब 1। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस पहले अच्छे से पढ़ लिए, ऐसे ही एग्जाम में गलती करके मत आइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और आप लोग क्या बता रहे हैं? तो गलत गया सबका मार्क्स, पढ़े हुए भी आते हुए भी आप लोगों का मार्क्स हुआ गलत। तो हाँ, क्यों नहीं देखे? आप आंसर लिखेंगे तो ये थोड़ी बताएंगे कि हम नॉट करेक्ट नहीं देखने गए थे। डी होगा। ये सही है कि गलत है? गलत है। और पहला क्या है? ये सही है। लेकिन हम लोगों से क्या पूछ रहे कि कौन इसमें से सही नहीं है? तो क्या 2 इसमें से सही नहीं है? अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये PYQ है, फोर्थ हाफ का। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसके लिए तो हमको डेटा पर जाना पड़ेगा, और भी कल भी कुछ कुछ सवाल था इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये तो सिर्फ हम आप लोगों को बताए थे, ये सब के सब जो थे वो बॉम्बे प्लान के हिस्सा थे, तो इसका आंसर क्या है? डी है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, वारदा स्कीम के बारे में आप लोग पढ़े? खैर ये एजुकेशन का टॉपिक है, पढ़े आप लोग वारदा स्कीम के बारे में? इतना तो पता नहीं कि सेकंड गलत है। कौन थे सर्वोदय प्लान से रिलेटेड? जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे थे। इतना ही क्वेश्चन है। अगर हम आपसे पूछे कि रोलिंग पर प्लान कब आया था, बताएंगे आप लोग? रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान को रोलिंग प्लान क्यों बोला जाता है? जनता गवर्नमेंट आई थी ना, 6 प्लान के बाद आई थी, ये वाली, सॉरी ये वाली प्लान, ये रोलिंग प्लान है। ठीक है, और अगर पूछे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में किसको बोला गया था, तो हमेशा याद रखना 12 5-ईयर प्लान को इंक्लूसिव ग्रोथ के टर्म्स में आएगा। क्वेश्चन तो और होने चाहिए थे। चलिए, अब क्या हुआ? हमारी नई गवर्नमेंट आई नहीं, हमारी नई गवर्नमेंट आई। ठीक है, हमारी नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया कि बोला कि प्लानिंग कमीशन जो है अब एक तो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, दूसरा प्लानिंग कमीशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। समझते हैं इनका मतलब कि ना तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र है, और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि किसी भी आर्टिकल के तहत नहीं है। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो किसी भी आर्टिकल के तहत ये प्लानिंग कमीशन नहीं है। और देखिए हुआ क्या था कि जब हमारी कंट्री उस वक्त नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, कल हम आप लोगों को बताए थे, हम लोग कंफ्यूज थे, कहने को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का ज़्यादा झुकाव सोशलिस्ट की तरफ था। ठीक है, लोगों के वेलफेयर की तरफ था, कैपिटलिस्ट की तरफ उतना नहीं था। तो इसके विपक्ष में यही बोला गया प्लानिंग कमीशन कि प्लानिंग कमीशन कहीं ना कहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करती है और हमें क्या करना है? कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ना है। इसीलिए क्या किया गया? प्लानिंग कमीशन को रद्द कर दिया गया।
तो सबसे लास्ट प्लानिंग कौन सी हुई हमारी? 12 5 ईयर प्लान। उसके बाद क्या हुई, क्या आई हमारी? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म किसी को पता है? बोलिए आप, आपको पता है? वही तो कह रहे, सामने लिखा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हुई हमारी क्या? नीति आयोग। कब आई? 1 जनवरी 2000। कौन बोला 1915? गलती से नहीं, जानबूझ के बोले हैं आप। 1900। तो ये क्या थी? एक तरह की थिंक टैंक बॉडी थी। थिंक का मतलब समझते हैं, टैंक का मतलब समझते हैं, टैंक। हाँ, तो ये ऐसी बॉडी थी, ये भी एक तरीके की, ये भी नॉन गवर्नमेंट नहीं थी, ये भी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या नीति आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, ये भी एक तरीके की एग्जीक्यूटिव और एडवाइजरी बॉडी है। लेकिन आपके सवाल में हमेशा ऑप्शन आएगा ये थिंक टैंक। हिंदी में भी कुछ थिंक टैंक को लिखा गया है क्या? थिंक टैंक, हाँ हिंदी में थिंक टैंक ही है। ठीक है, सोच का कुछ टैंक वैंक नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हिंदी में कुछ चीज भी इंग्लिश वाली ही रहती है, ज्यादा अच्छा है। तो नीति आयोग को क्या बोला गया? थिंक टैंक। और ये एक तरीके की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। ठीक है, इसमें कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं था कि हम 5 साल के लिए बनाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, कोई भी इसमें टाइम जोन नहीं दिया हुआ था। तो और ये हमारी नीति आयोग आ गई, वाज फॉर्म बाय रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑन जनवरी 1 2015। उस वक्त पता है कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर हम लोगों के? सोचिए, अरुण जेटली थे उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, नीति आयोग इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग बोर्ड डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। यानी किस तरफ हमें काम करना है, किस दिशा में हमें काम करना है, जहां जरूरत है उधर हम लोगों को काम करना है। ये क्या बताती थी? स्ट्रैटेजी बताएगी, पॉलिसी मेनली वही चीज करेगी जो कि प्लानिंग कमीशन भी करती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई 5 साल का इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये जो भी है ऑल्सो प्रोवाइड रेलिवेंट टेक्निकल एडवाइस। तो ये आपका डेफिनेशन है, ये आपको बस जानने से मतलब है कि नीति आयोग करती क्या। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले उनके डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? नाम याद होना चाहिए, अरविंद पनागरिया करके कुछ नाम था। और अभी कौन है? हमको याद था, हम भूल गए। हाँ, श्री सुमन बेरी। ठीक है, श्री सुमन बेरी थे नीति आयोग के। ये देखिए आप लोगों का ये जो है कंपैरिजन किया गया कि उसके चेयरपर्सन भी कौन थे? प्राइम मिनिस्टर होते थे। प्लानिंग कमीशन के भी कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन नॉमिनेटेड बाय कौन होते थे? पीएम। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई उनका कैबिनेट रैंकिंग होना चाहिए। लास्ट आपको याद है कि इसके प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का आपका जो है कंपैरिजन किया गया। इसका एक टाइम है कि नहीं है? अभी टाइम नहीं है? कितना टाइम हो रहा है?
किसके किसके पास टाइम है? हाय, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, तो देखिए ये जो है ये नीति आयोग का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। उसके बाद कौन होते हैं? आते हैं सीईओ। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वो कौन नॉमिनेट, किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे? पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। उसके बाद क्या होता, कौन आते हैं हमारे? वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन के अंदर क्या क्या है? फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर, एक्स ऑफिशियो, काउंसिल। काउंसिल के अंदर क्या है? गवर्नमेंट काउंसिल है। गवर्नमेंट काउंसिल जो होता है ना, इसके अंदर आते हैं आपके चीफ मिनिस्टर्स, जो सीएम होते हैं सारे स्टेट्स के। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी के भी, ठीक है। और गवर्नर्स, जिनको हम लोग इसके अंतर्गत लाने की कोशिश करते हैं। और रीजनल के अंदर क्या होता है? रीजनल मतलब किसी रहेंगे यही सारे मेंबर, लेकिन रीजन क्या होता है? छोटा सा चीज होता है, ठीक है। जैसे कि स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका क्या आता है? ब्लॉक आता है, सब डिवीजन आता है, ये रीजनल। तो ये सारे लोग जो भी सीएम होंगे, आपके गवर्नर्स होंगे, ये सारे लोग मिलके किसी एक रीजन के स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का नीति आयोग का स्ट्रक्चर। प्लानिंग कमीशन में ऐसा बोला जाता था ना कि प्लानिंग कमीशन जो स्टेट गवर्नमेंट को एकदम इग्नोर कर देती है, कि मतलब वो कोई भी योजना प्लानिंग कमीशन लेके आती है तो स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट या लोकल तक पहुंचती है, ये बोला जाता था। तो इसको एज अ उनका क्रिटिसिज्म बोला गया कि ये सही चीज नहीं है, इसलिए नीति आयोग को ला के क्या बोला गया कि नहीं, हम स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या देंगे? वैल्यू
देंगे, उनको भी इसमें शामिल करेंगे। कुछ दिख नहीं रहा है, क्या हुआ? रीजनल स्पेसिफिक टॉपिक लिखे, जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक मुद्दा हुआ, तो इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश कुछ प्रॉब्लम? ऑफ ऑल स्टेट्स गवर्नर, इसको हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, लिखिए इसको। अ गवर्नमेंट काउंसिल, हम बोल रहे हैं, इसको लिखिए। अ गवर्नमेंट काउंसिल कंपोज्ड ऑफ, लिख रहे हैं आप लोग, लिखिए। ए गवर्नमेंट काउंसिल कंपोज्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, सीएम भी लिख दीजिए, ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी समझते हैं, ठीक है, विथ लेजिस्लेचर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एक सेकेंड, इन यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी को ये लोग ये अभी अच्छा लिखवा रहे हैं, लेजिस्लेचर है, क्या दिक्कत है? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये स्पेलिंग लिख दे रहे हैं हम आप लोग के लिए, ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है। और रीजनल काउंसिल के बारे में लिखिए, ये लिख लिया, गवर्नमेंट काउंसिल के बारे में लिखे, ए गवर्नमेंट गवर्निंग काउंसिल कंपोज्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है। अब लिखिए रीजनल काउंसिल्स, यहाँ पे रीजनल काउंसिल है ना, इसके बारे में लिखिए। रीजनल काउंसिल composed of chief ministers of states and governors of union territories in the region to address specific issues impacting more than one state or region. स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग समझ में आ गया, ये सारी चीजें कि कौन कौन से मेंबर है उसमें। अब यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था 2015 में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड, सुन लीजिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, ठीक है। चलिए इसको खत्म ही कर दे क्या आज? हाँ अब ज्यादा हो रहा है, अच्छा ठीक है। ये बस ये कंपैरिजन है और कौन कौन सी जो योजना है जो नीति आयोग लेके आती है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड वाला, पहला गलत क्यों है? 2005
2015 में तो ये, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। मैंने क्या बोला था कि ये गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सिर्फ गलत इसलिए नहीं है कि 2016 में आया था, गलत इसलिए भी है क्योंकि ये, और दूसरा क्या हुआ, प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सही है। ये पार्शियल मतलब वो सारे तरीके की जो एडवाइस है वो देती है, सिर्फ टेक्निकल एडवाइस नहीं देती है। और क्वेश्चंस होगा तो देख लेंगे इससे रिलेटेड। कोई दिक्कत आप लोगों को? ऐसा लग रहा है क्या कि ज्यादा टाइम ले रहे हैं या कुछ इम्पोर्टेंट? हम ज्यादा टाइम इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि प्लानिंग कमीशन हम भी आपको एक दिन में पढ़ा लेंगे, लेकिन अंदर अंदर नाबार्ड कब आया है, किस कमेटी के अंदर आया है, सेबी कब आई थी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब आया था, ये सारी चीजें हमारे जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि गरीबी हटाओ कब आया था। इस तरीके के वर्ड आप लोग अभी एस्पिरेंट है, आपको जीएस में भी सवाल आएंगे, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी में आप लोग को ये कहीं ना कहीं से पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको हम इग्नोर करने का कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है।